हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं अमित भारती आप सभी का स्वागत करते हैं आज के निबंध के क्लास में। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप मैथिली में निबंध कैसे लिखिएगा। तो वैसे तो निबंध लिखने का तरीका सबका सेम ही होता है, चाहे आप मैथिली के विद्यार्थी हैं, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, चाहे आप है ना नन हिंदी के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो सबका जो निबंध लिखने का तरीका है, चाहे वो 10th के विद्यार्थी जी हो, चाहे 12th के विद्यार्थी जी हो, सबका बराबर होता है। इसमें कोई है ना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होता है ना, बहुत आसान चीज़ होता है निबंध लिखना। लेकिन इसमें कुछ तौर तरीके होते हैं, यदि आप उस तौर तरीका को, उस नियम को आप फॉलो करके निबंध लिखते हैं तो आप बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इतना आप लोग पहले ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग करिएगा एंड में। ठीक है, चलिए तो आज हम आप लोग को बताते हैं कि निबंध को लिखेंगे कैसे। बहुत इम्पोर्टेंट है और निबंध से पूरे 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो निबंध से कुल कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, निबंध कितने मार्क्स का होता है, निबंध कितने मार्क्स का होता है। तो निबंध जो है कुल 10 अंक का होता है। ये सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि निबंध कुल 10 नंबर का होता है। ठीक है, निबंध कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि निबंध होता क्या है। ठीक है, निबंध होता क्या है। तो निबंध के बारे में सबसे पहले हम आपको परिचय देंगे। तो निबंध जो है दो शब्द है ना, निबंध जो है दो शब्द नी और बंध के मेल से बना हुआ है। निबंध जो है दो शब्द नी और प्लस में बंध के मेल से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, निबंध जो है ना नी और बंध के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों से बंधी हुई एक सरल रचना, यानी नियम से बंधा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निबंध आया, मान लीजिए पर्यावरण पर लिखना हो, आप कुछ से कुछ लिख दिए तो वो एक है ना नियमों से बंधी हुई है ना गठित हुई, उसको क्रमबद्ध रचना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में थोड़ा सा पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, आज का क्लास करने के बाद जो है आप पूरी तरीका से निबंध लिखना सीख जाइएगा। तो एकदम धैर्य बना करके आप लोग क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि निबंध होता क्या है ना, निबंध क्या होता है, निबंध क्या है। ठीक है, निबंध क्या है। तो निबंध दो शब्द नी और बंध के मेल से बना हुआ है, नी और बंध के मेल से बना है ना, जिसका अर्थ है नियमों से बंधी हुई गद्य रचना या लेख। यानी कि एक ऐसा निबंध जो अपने नियम के अंतर्गत हो, नियमों से बाहर ना हो, है ना। कहते हैं जो है ना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से है ना विषय को केंद्रित करके लिखी गई हो। यानी निबंध कैसे लिखा जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग, निबंध लिखा कैसे जाता है। तो उसमें है ना, उसमें जो होता है ना विषय को केंद्रित करके क्रमबद्ध तरीका से लिखा जाता है। मान लीजिए आप लोग कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया, कि है ना महात्मा गांधी पर निबंध लिखे। ठीक है, महात्मा गांधी पर है ना, महात्मा गांधी पर निबंध लिखे। ये आपको एक टॉपिक मिल गया। ठीक है, इसके विषय पर आप निबंध लिखिएगा। तो आप बताइए आपका विषय क्या हो गया, ये आपका विषय हो गया है ना, ये क्या हो गया, महात्मा गांधी आपका एक विषय हो गया। ठीक है, अब इसी को केंद्रित करके आपको निबंध लिखना है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत कर रहे हैं महात्मा गांधी से लिखने के लिए, तो आपको जो है शुरुआत किए महात्मा गांधी से, किसे किए, महात्मा गांधी से आप जो है अपना शुरुआत किए लिखना। और इसके बाद जो है आप पहुंच गए राहुल गांधी पर, आप पहुंच गए है ना राहुल गांधी पर। कहाँ पहुंच गए, राहुल गांधी पर, है ना, राहुल गांधी पर पहुंच गए। तो ये तो गलत बात है। आप क्या किए, तो विषय से आप भटक गए। आपको महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, ना कि राहुल गांधी के बारे में। तो ये बात आप अच्छा से समझ गए कि निबंध जो होता है उसको क्रमबद्ध तरीका से लिखा जाता है, और उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला चीज होता है कि उसको विषय को केंद्रित करके लिखना होता है। विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निबंध
लिख रहे हैं। बहुत विद्यार्थी जी को देखते हैं डरते भी हैं, निबंध लिखने से डरते हैं। उसको लगते रहता है कि पता नहीं हम जो है ना 250 से 300 शब्द में लिखने के लिए देता है, समझे, 250 से 300 शब्द में लिखने के लिए देता है, जबकि बहुत आसान होता है। आप चाहे तो 500 शब्द में भी लिख सकते हैं, 1000 शब्द में भी लिख सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ प्रैक्टिस का है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका भटकाव नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ से भटकाव नहीं होना चाहिए? विषय से। तो आप लोग एकदम विषय पर क्या रहिएगा, केंद्रित रहिएगा, विषय से नहीं भटकिएगा। ये बात आप लोग समझ गए होइएगा। अब आगे समझिए, निबंध लेखन के महत्व को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब आगे निबंध लेखन के महत्व को समझेंगे। निबंध लेखन के महत्व, निबंध लेखन एक क्या है? तो एक कला है। जैसे गाना एक कला है, सिंगिंग करना क्या है? एक कला है ना। रनिंग करना भी एक कला है, सब रनिंग नहीं कर पाता है। देखिएगा, है ना, जब बहुत, है ना, जब दौड़ उड़ होता है तो जो 1 महीना भी प्रैक्टिस करता है वो भी जीत जाता है, वो भी एक कला है। उसमें क्या होता है? रेगुलर मेहनत करना होता है। निबंध भी कला है। आप 10 से 12 टॉपिक के ऊपर अपना घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने का, तो आराम से सीख जाइएगा आप कैसे लिखना होता है। कहते हैं जिसके जरिए छात्रों को केवल लेखन कौशल का पता नहीं लगाया जाता है। यानी निबंध लेखन क्या है? एक कला है। और इस कला के जरिए आपका जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपका, है ना, एग्जाम को नियंत्रित करता है, आपका पेपर, है ना, देता है, आपको पेपर देता है ना, कोई विषय को देता है कि आपको इसके बारे में लिखना है ना, तो वो क्या चेक करना चाहता है? तो छात्रों को केवल लेखन कौशल का ही पता नहीं लगाता है ना, निबंध लेखन के माध्यम से, बल्कि उसके ज्ञान का भी पता लगाता है, उसके व्यक्तित्व का भी पता लगाता है, और अनुभव का भी पता लगाता है, और किसी भी विषय पर सोचने की क्षमता का भी पता लगाया जाता है। आप देखिएगा बड़े बड़े, है ना, अपना जो है ना, ये कह सकते हैं इंडिया का सबसे मोस्ट, है ना, पावरफुल जो, है ना, कोर्सेज होता है, यूपीएससी हो गया, बीपीएस, है ना, बीपीएससी हो गया, वैसे वैसे एग्जामों में भी निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो वहां पर यही सब चीज को वो चेक करता है निबंध लेखन के माध्यम से, है कि नहीं है? आगे समझिए, आगे है, इस कला का अधिकांश प्रयोग बीपीएससी एवं यूपीएससी जैसे बड़े परीक्षाओं में अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी बड़े लेवल पर भी निबंध को पूछा जाता है। तो अभी से ही सीख जाइएगा, आपका सपना होगा बीपीएससी का, यूपीएससी का, ठीक है, तो वहां पर ये लेखन के लिए दिया जाता है। तो वहां पर आप जितना अच्छा उसको प्रेजेंट करिएगा, आपके बारे में उतना अच्छा सोचा जाएगा, आपको, है ना, सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया इसका बात। अब आगे समझते हैं, निबंध लेखन के अंग के बारे में जानते हैं, है ना। निबंध लेखन के अंग के बारे में जानते हैं कि निबंध लेखन के कितने अंग होते हैं, है ना। तो निबंध लेखन के प्रायः 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? ध्यान दीजिएगा, निबंध लेखन के प्रायः कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अंग जो होता है वो होता है परिचय या भूमिका। क्या होता है? परिचय या भूमिका होता है। यानी आप लोग जो है अपना, है ना, जब निबंध लिखिएगा तो आप लोग को देखिएगा, है ना, 4-5 टॉपिक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम 5 गो टॉपिक कोई भी ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम ले लिए पुस्तकालय। ठीक है, क्या ले लिए? पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय। अब इसके बाद दूसरा ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम ले लिए दहेज प्रथा। क्या ले लिए? ध्यान दीजिएगा, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा ले लिए। चलिए, तीसरा नंबर पर हम ले लिए, है ना, दुर्गा पूजा। क्या ले लिए? दुर्गा पूजा ले लिए, दुर्गा पूजा। चौथा नंबर पर हम लोग ले लिए, ठीक है, चौथा नंबर पर ले लिए होली ले लिए, ठीक है, होली के बारे में ले लिए। 5वां नंबर मान लीजिए कि हम ले लिए वसंत ऋतु पर ले लिए, वसंत ऋतु ले लिए। क्या लिए? वसंत ऋतु ले लिए है, ठीक है। तो अब जो है इन 5 में से कोई भी एक विषय पर हमें क्या करना होगा? निबंध लिखना होगा। तो इसमें से जिसके बारे में आप अच्छा से जानते हैं उसके बारे में अच्छा से लिख पाइएगा। तो यही बात है, निबंध लेखन के प्रायः 3 अंग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पुस्तकालय पर लिखना शुरू कर रहे हैं। किसके ऊपर? पुस्तकालय पर। तो पुस्तकालय के ऊपर जो है सबसे पहले क्या दीजिएगा? परिचय। वैसे हिंदी वाला जो विद्यार्थी सब होता है उसमें जो है विषय दिया रहता है, देखिएगा, तो 4-5 टॉपिक दिया
रहता है, भूमिका दिया रहता है ना, लाभ हानि दिया रहता है, उपसंहार दिया रहता है ना। उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखने के लिए दिया जाता है, भूमिका लिखने के लिए। तो 10th में हिंदी जिसका जिसका होगा उसमें तो ये चीज़ दिया रहता है, लेकिन मैथिली वाला में है ना टॉपिक नहीं दिया रहता है। केवल ये आपको दिया रहेगा पुस्तकालय, दहेज प्रथा, दुर्गा पूजा, है ना, होली, वसंत ऋतु, कोई भी 5 गो आपको मिलेगा, किसी एक विषय में लिखना है। तो शुरुआत कैसे करिएगा लिखने का, तो यहीं से स्टार्टिंग है। आप सबसे पहले परिचय लिखिएगा या भूमिका लिखिएगा, हम लिख करके भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय अथवा भूमिका लिखिएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें निबंध की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है। यानी जो हम परिचय लिखेंगे चाहे भूमिका लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या करिएगा, जो भी विषय है उसका सबसे पहले परिचय दीजिए, है ना। उसका क्या करिएगा, सबसे पहले परिचय लिखिएगा, उसके बारे में कम से कम, है ना, 40 से लेकर 50 शब्दों में आप उसका परिचय दे दीजिए, ठीक है। जिससे पाठक को निबंध के अगले भाग को समझने में आसानी हो जाती है। यानी पहले वो समझ जाता है कि अरे कितना तेज विद्यार्थी है, पहले वो लिखा है परिचय, है कि नहीं है। समझ गए आप लोग, परिचय कहिए या उसी को भूमिका। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले परिचय या भूमिका लिखेंगे। इसके बाद देखिए मध्य भाग में क्या करिएगा, मध्य भाग में इसे निबंध का शरीर भी कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहा जाता है, निबंध का शरीर कहा जाता है, या फिर मूल भाग भी कहा जाता है। कहते हैं इस भाग में विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन संक्षेप में किया जाता है। यानी मध्य भाग में ही, जैसे मान लीजिए कि आपका टॉपिक है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पर आपको लिखना है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पर आपको लिखना है। तो आप पर्यावरण का सबसे पहला टॉपिक क्या लिखिएगा, तो सबसे पहला टॉपिक भूमिका दीजिएगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, इसका परिचय दीजिएगा। दूसरा बार में यहाँ पर मध्य भाग में पहला तो हो गया भूमिका, या इसी को आप परिचय भी कहते हैं, इसी को परिचय कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पर क्या दीजिएगा, तो मध्य भाग, है ना। मध्य भाग में आप क्या लिखिएगा, मध्य भाग में आप लिखिएगा इसमें क्या, तो आप अपने हिसाब से टॉपिक बनाइएगा, खुद से सोच के इसमें टॉपिक बनाना होता है मैथिली वाला में, बाकी हिंदी वाले विद्यार्थी जी को दिया रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मध्य भाग में आप जो है जैसे पर्यावरण है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पर्यावरण के महत्व। उसके बाद लिखिएगा पर्यावरण से होने वाले, है ना, सुरक्षा। चाहे आप अपना हिसाब से जो आपको सही लगे वो टॉपिक मन में सोचिएगा, है ना, और उसके बाद लिखिएगा। मध्य भाग में यही होता है, ठीक है, लिखा हुआ भी है। इसमें विषय वस्तु को ध्यान में रख कर, है ना, खुद से टॉपिक बनाकर उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। मध्य भाग में क्या करिएगा, तो एकदम, है ना, टॉपिक बना के, क्या गो टॉपिक बीच में बनाइएगा, तो कम से कम 2 टॉपिक बना दीजिएगा, 2 गो टॉपिक बीच में बना दीजिएगा, है ना, 2 गो टॉपिक, यानी दूसरा तीसरा बीच में बना दीजिएगा, ठीक है। पहला ऊपर हो गया आपका, दूसरा तीसरा बीच में, और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष लिखिएगा चौथा नंबर पर, ठीक है। तो 4 टॉपिक हो गया, ठीक है। चारों टॉपिक में पहला वाला में मान लीजिए 50 से लेकर के 60 शब्द में आप इसको लिख दिए, और दूसरा से तीसरा में जो है आप जो है पूरा दीजिए, है ना, आप जो है 140 प्लस दूसरा से तीसरा में शब्द पूरा दीजिए, और लास्ट वाला में आप जो है 50 पूरा दीजिए। देख लीजिए आपको 250 के आसपास जो है आपको, है ना, शब्द पूर जाएगा, 250 से 300 पूर जाएगा, ठीक है। कोई विद्यार्थी जी ज़्यादा भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विस्तृत से वर्णन कीजिए, यानी लिखिए लेकिन उसको संक्षेप में समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यह निबंध का सर्वाधिक विस्तृत भाग होता है, यानी मध्य भाग जो होता है थोड़ा लंबा लिखा जाता है इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। हम बताए आपको सबसे पहला भाग में कि परिचय लिखे या भूमिका, इसके बाद जो है आप मध्य भाग को अच्छा से लिखिएगा। 2-3 टॉपिक आप जो है 2 से 3 टॉपिक बना लीजिएगा खुद से सोच के विषय के अनुसार, और उसके बाद आप आसानी से लिखिएगा। अब आता है इसका अंतिम भाग, जिसको उपसंहार या निष्कर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतिम में लिखना होता है, उपसंहार या निष्कर्ष लिखा जाता है, ठीक है। तो यह निबंध का अंतिम भाग होता है, जिसमें निबंध का सार लिखा जाता है। सार मतलब क्या, सारांश, कि निबंध में आप, है ना, कहना क्या चाहते हैं, आप अपना, है ना, सार क्या देना चाहते हैं उस निबंध के बारे में। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण में आपका क्या विचार है ना, तो उस बात को आप लास्ट में लिखिएगा, यानी उपसंहार में या फिर निष्कर्ष में, ठीक है। 10th में ये चीज़ दिया रहता है हिंदी वाले विद्यार्थी जी का, ठीक है। लेकिन मैथिली में हम देखे हैं, मैथिली में टॉपिक नहीं दिया रहता है, तो मैथिली में आप टॉपिक बना करके लिखिएगा, ठीक है। हम समझा दिए हैं, 10th और 12th दोनों विद्यार्थी जी ऐसा ही करिएगा, सेम
चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहते हैं निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं या नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियम। कि निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले की करेंगे, ओकर बाद की करेंगे, उसके बाद क्या सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज कहते हैं छात्रों को निबंध उसी विषय पर लिखना चाहिए जिस पर उसे अधिक से अधिक अच्छी जानकारी हो, है ना। जैसे 5 गो भी है ना, 5 गो आपको टॉपिक दिया, पर्यावरण दिया, दहेज प्रथा दिया, पुस्तकालय दे दिया, ठीक है, होली दे दिया, वसंत ऋतु दे दिया, 5 विषय हो गया, ठीक है। अब सोचिए कि आप सबसे अच्छा कौन से विषय पर लिख सकते हैं? क्या पुस्तकालय पर, या होली पर, या वसंत ऋतु पर, या दहेज प्रथा पर? तो ये आपको सोचना है कि किस पर हम अच्छा से लिख पाएंगे, किसके बारे में हम अच्छे से सोच पाएंगे, है कि नहीं है। इसमें समय सीमा भी निर्धारित रखिएगा। इतना निबंध जो है ना, 15 से 20 मिनट में लिखने का आप प्रैक्टिस पहले से कर लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। 10 से 15 मिनट में इतना चीज लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा अभी से ही, ठीक है। तो है ना, उस विषय को आप चुन लीजिएगा जिसके बारे में आप अच्छा से जानते हैं। पहला काम तो ये करिएगा। दूसरा, किसी निबंध का प्रारंभ विषय वस्तु के परिचय या भूमिका से करना चाहिए। ये बात हम ऊपर भी समझाए हैं कि कोई भी निबंध लिखिएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? उसका परिचय दीजिएगा। उसका क्या दीजिएगा? परिचय। चाहे जो भी विषय हो उसका पहले परिचय या भूमिका लिखिएगा। या तो परिचय दीजिए या भूमिका लिख करके डैश दे के अपना लिखिए, ठीक है। ये हम आपको लिखना भी सिखाएंगे, कैसे लिखा जाता है आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा नंबर में क्या ध्यान देना है? तो लिखा है मध्य भाग में विषय वस्तु को ध्यान में रखकर खुद से टॉपिक सोचकर अच्छे से लिखे। यानी खुद से टॉपिक सोचिए। परिचय लिखने के बाद पहले परिचय दिए, उसके बाद मध्य भाग लिखिए। मध्य भाग में खुद से टॉपिक सोचिए विषय वस्तु पर, और उसके बाद उसके बारे में लिखते जाइए। मध्य भाग में हम देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं पर्यावरण से और बीच में वो है ना गाना उना लिख देता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीज नहीं करिएगा। बीच में गाना उना लिख दीजिएगा, कुछो से कुछो लिख दीजिएगा, तो फिर क्या होगा? आपको दिक्कत होगा। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करिएगा जिससे आपकी हानि हो, ठीक है। चलिए कहते हैं अगला है चौथा नंबर, निबंध लेखन में अधिक से अधिक शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गलत उलट शब्द नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। शुद्ध शब्दों का प्रयोग कीजिए आप, है ना। 10-12 बार आप निबंध लेखन अपने से खुद से कीजिएगा तो ये चीज अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। चलिए आगे है विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करें। विराम चिन्ह का सबसे बड़ा योगदान है निबंध लिखने में, ठीक है, कि विराम चिन्ह का आपको सही से प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा रहे, है ना, जैसे पर्यावरण के ऊपर है ना, पर्यावरण के ऊपर है। हाँ, तो हम लिखते हैं यहाँ पर खुला वातावरण है। क्या लिख दिए? खुला है ना, वातावरण है। तो अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है? ये तो एक सरल वाक्य है। तो यहाँ पर जो है ये पूर्ण विराम हम दे दिए हैं, देखिए ना, है ना, पूर्ण विराम दे दिए, है ना, पूर्ण विराम दे दिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे या योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो ये सब चीज का ध्यान होना आपको चाहिए कि कौन सा है ना विराम चिन्ह लगेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। निबंध की भाषा शैली एकदम सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत जटिल लिख दिए हैं, ठीक है, तो इसे पाठक को समझने में परेशानी हो जाएगा, जो आपका कॉपी जांच करेगा। तो एकदम सरल भाषा में लिखिएगा, ज्यादा कठिन नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए निबंध का सार, है ना, निबंध का सार उपसंहार, है ना, कहते हैं निबंध का सार उपसंहार वाले भाग में लिखना चाहिए। यानी जो मूल बात है जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो उसको कहाँ लिखिएगा? अंतिम में, उपसंहार वाला भाग में उसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे है ना 8 नंबर में है निबंध का प्रयोग, है ना, निबंध का प्रत्येक भाग एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। यानी कि परिचय लिखे, सबसे पहले क्या लिखे? सबसे पहले परिचय लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखे थे? सबसे पहले परिचय लिखे थे। सबसे पहले परिचय लिखे, सबसे पहले परिचय लिखे। इसके बाद दूसरा नंबर पर हम क्या लिखे थे? मध्य भाग को अच्छा से लिखे थे। मध्य भाग में 2 से 3 टॉपिक सोच के लिख दिए। इसके बाद जो लास्ट वाला हम लिखेंगे, अंत वाला जो हम लिखेंगे, अंत वाला में क्या लिखेंगे? उपसंहार, है ना, उपसंहार लिखेंगे, उपसंहार।
है ना, उपसंहार लिखेंगे तो उपसंहार में जो है ये बात सब एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, है ना, क्रमबद्ध रूप से, भटकना नहीं चाहिए अपने विषय से। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे है क्रमबद्धता के साथ साथ विचारों में संबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी क्रमबद्ध तो होना चाहिए और विचारों एक दूसरे से भी रिलेट होना चाहिए। ठीक है, फिर है निबंध लिखते समय सदा विषय केंद्रित रहना चाहिए, यानी विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं दुर्गा पूजा के ऊपर, आप लिख रहे हैं दुर्गा पूजा के ऊपर, आप घुस गए हैं यहाँ से दुर्गा पूजा में से आप घुस गए रक्षाबंधन में, है ना, आप घुस गए रक्षाबंधन में, तो ये आपके लिए समस्या खड़ा कर देगा रक्षाबंधन में। ठीक है, यानी विषय वस्तु से जो है आपका भटकाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिस विषय पर लिखते हैं उसी विषय के अंदर आपको रहना है। चलिए अगला है निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको 250 से, है ना, 250, है ना, 250 से 300 शब्द में लिखना होता है निबंध। तो ऐसा ना हो कि आप जो है एक के शब्द में लिखे और सोचे कि हमको 10 नंबर मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको 250 से 300 शब्द तो लिखना होगा, है ना, 250 से 300 लिखना होगा। ऐसा नहीं हो कि 400 लिख दिए 500, तो वो दिक्कत है ना। जितना कहा गया हो उतने कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे, है ना, अब आगे है ना, आगे ध्यान दीजिएगा, अब आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम आपको, है ना, अब जो है निबंध लिख करके बताएंगे। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में सब यस लिखिएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो एकदम यस लिखिएगा। अब जो है निबंध को हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख के बताते हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, है ना, अंत में क्या लिखेंगे, ये चीज़ अब बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको, है ना, मैथिली में सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या पर हम आपको लिख कर बताते हैं। बेरोजगारी की समस्या पर आप निबंध कैसे लिखिएगा। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या पर आप कैसे लिखिएगा, तो ये आपका एक विषय हुआ, ये मान करके धरिए। ठीक है, इसी के ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो अब इसका शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेरोजगारी के बारे में अच्छा जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। चलिए, तो अब जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखे हैं भूमिका को लिखे हैं। सबसे पहले किसको लिखे, भूमिका को हम लिखे हैं। तो भूमिका में क्या लिखे, तो बेरोजगारी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी देंगे, है ना, लिखेंगे, है ना, है ना, ई समय में, है ना, ई समय में बेरोजगारी खाली भारत के समस्या नहीं है, यानी ई समय जो है, अभी के जो समय है ना, इसमें बेरोजगारी जो है केवल भारत के समस्या नहीं है ना। बहुत विद्यार्थी जी को मैथिली लिखने में ही परेशानी होता है, ये भी समझिएगा, बहुते को मैथिली लिखने में ही परेशानी होता है भाई। तो जैसे आप सोचते हैं ना, जैसे बोलते हैं अपने दोस्त से, रे की करे छै, कहाँ जाइ छै, खेले के समय भगल, चल खेले छी अपना आर के, है ना, चल खेल के अबै छी, है ना। तो जो आप बोल रहे हैं उसी चीज को लिखना प्रैक्टिस कीजिए, वही आपका मैथिली है ना। तो अपने भाषा में ही लिखिएगा, परेशानी होगा तो आप जैसा बोलते हैं, ठीक है, मैथिली वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बोलते हैं वैसा ही लिखिएगा। उस चीज को लिखने का प्रैक्टिस, है ना, अभी कीजिए, आपके पास टाइम है, एक सप्ताह भी अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छा से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो है आगे, है ना, कि इस समय में बेरोजगारी खाली भारत के, है ना, भारत के समस्या नहीं है ना, बल्कि पूरा दुनिया के, है ना, दुनिया के, है ना, एक गंभीर समस्या बन गेल छै। यानी बेरोजगारी जे छै ई टाइम पर केवल भारत के समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया के समस्या बन गया है, पूरे दुनिया का। देखिए भूमिका पहले ये बात लिखे हम, है ना। उसके बाद है विकसित देश हो अथवा विकासशील, सब देश एकर असर झेली रहल छै, चाहे विकसित देश हो चाहे, है ना, विकासशील देश हो, सब बेरोजगारी की समस्या को क्या कर रहा है, झेल रहा है। भारत जहाँ, है ना, भारत जहाँ छै, है ना, बेरोजगारी के सबसे बेसी असर युवा वर्ग पर, है ना, युवा वर्ग पर पड़ैत छै। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी का असर होता है वो किस पर पड़ता है, युवा वर्ग पर पड़ता है ना, किस पर पड़ता है, युवा वर्ग पर। तो हम ऐसे लिख दिए। इसके बाद जाही से, है ना, जाही से, है ना, ओ, है ना, जाही से ओ लोकनि निराश, उदास, असंतुष्ट भ रहल छै। यानी बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा युवा वर्ग पर पड़ै छै, है ना, जिस कारण से वो लोग बहुत निराश हो जाए छै, उदास हो जाए छै, असंतुष्ट रहे छै, खुश नहीं रहे छै। सच पूछल जाए, है ना, सच पूछल जाए तो रोजगार बिना समाज,
है ना समाज सही या संतुलित है ना संतुलित विकास संभव नहीं है। यानी कहे के मतलब ई भ गेलै कि सबसे पहले भूमिका लिख देलिए है ना कि बेरोजगारी की है ना बेरोजगारी के कारण की हो सकै छै, है ना कहाँ कहाँ ई बेरोजगारी है, देश भर में है कि पूरे दुनिया भर में है। तो ई बात हम कहाँ लिखे हैं, तो ई बात हम लिखले छी भूमिका में, है ना भूमिका में ई बात हम लिख देली है ना कि रोजगार बिना समाज सही आ संतुलित विकास न कर सकै छै। यानी रोजगार के बिना जो हमारा समाज है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, हमारा भारत आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भूमिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शब्द गिनिएगा तो गिन लीजिए, है ना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, है ना 10 गो हो गया। तो पंक्ति गिनती कर लीजिए, एक है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दहाई है ना सॉरी 7 दहाई के 70, तो मान कर धरिए 70 से लेकर के है ना 70 से लेकर के 80 के बीच में यहाँ पर शब्द होगा, इतना चीज हम लिख लिए, ठीक है भूमिका में। अब आगे समझिए, भूमिका के बाद हम क्या लिखे हैं, अब मध्य भाग लिखना है। भूमिका के बाद क्या बताए थे, भूमिका के बाद शुरू करिएगा मध्य भाग। तो मध्य भाग को हम कैसे लिखेंगे, चलिए मध्य भाग में हम लिखें बेरोजगारी का अर्थ। पहले तो परिचय दिए, परिचय में क्या क्या लिखे देख लिए, अब अर्थ लिखेंगे, है ना बेरोजगारी का अर्थ। तो है ना लिखेंगे जगरीक अर्थ छै, यानी बेरोजगारी के अर्थ छै जे कोनो व्यक्ति काम करे के इच्छा आ योग्यता रखै छै तैयो अपन रोजी रोटी चलाबे के लेल ओकरा कोनो काम नहीं भेटै छै तऽ ओ व्यक्ति बेरोजगार कहल जाइत छै। यानी कहे के मतलब भेलै कि बेरोजगारी के अर्थ ई छै जे व्यक्ति काम करे ला इच्छुक होय, है ना काम करे ला पूरे उसका इच्छा है कि हम काम करेंगे तभी तो हमारा घर चलेगा ना, तभी तो हमारा क्या होगा घर चलेगा, लेकिन फिर भी रोजी रोटी चलावे के लेल ओकरा कोनो काम नहीं भेटै छै तो ओकरे की कहल जाय छै, तो ओकरे बेरोजगारी कहल जाय छै। यानी बेरोजगारी का परिभाषा दे दिए, है ना बेरोजगारी का अर्थ लिख दिए कि बेरोजगारी केकरा कहल जेतै। तो ई अपने से हम ई टॉपिक सोच लिए, है ना ई टॉपिक अपने से हम सोच लिए कि बेरोजगारी के बारे में लिखना है, तो अब लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा अगला टॉपिक हम बना दिए, अगला टॉपिक भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, है ना भारत में बेरोजगारी के आंकड़े आप कैसे पता कीजिएगा, तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े में बेरोजगारी का आंकड़ा निम्न स्रोत से प्राप्त कर सकै छै। यानी भारत में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो अनेकों स्रोत से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हम अपना टॉपिक बता दिए कि आप बेरोजगारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जनगणना रिपोर्ट से, जनगणना के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि बेरोजगारी है कि कितना नहीं है ना। उसके बाद रोजगार कार्यालय में पंजीकरण है ना करने वाले है ना लोकक आंकड़ा रिपोर्ट से, यानी जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाता है ना रोजगार के लिए, तो उससे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लिखे आप प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म भरे वाला है ना उम्मीदवारक के संख्या से हो बेरोजगारी स्थिति के अनुमान लगावल जा सकै छै। यानी हम 3 गो उपाय बता दिए कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला जनगणना रिपोर्ट से, दूसरा रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करे से, ठीक है कितना विद्यार्थी चाहे कितना लोग पंजीकरण करवाए हैं। उसके बाद तीसरा कि कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम है तो ओइमे जे है ना जो आवेदक होई है ना जो एग्जाम फॉर्म भरे छै तो ओकर आवेदन की संख्या से भी ई पता लगा सकै छियै हम कि बेरोजगारी है ना किस सीमा तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ये हो गया कि हम ई एक टॉपिक बना दिलिए। अब आगे समझिए सब बीच वाला भाग छै, बीच वाला में ई तीसरा हम बात लिख लिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े निम्न स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, ये तो हम अहाँ सबके बता दिली। अब आगे भारत में बेरोजगारी के आप कारण बताएंगे, फिर बेरोजगारी से है ना लड़ने का उपाय भी बताएंगे, यानी बेरोजगारी का उपाय बताएंगे। पहले कारण कि बेरोजगारी क्यों है, कैसे है ना। तो भारत में बेरोजगारी होइबा कई कारण है, यानी भारत में बेरोजगारी के कई कारण है, जिसमें से सबसे पहला कारण है जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी, दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, और है ना
और तीसरा क्या है, कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन। ये तीनों बेरोजगारी के मुख्य कारण है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। जनसंख्या जतई तेजी से बढ़ै छै ओतई तेजी से रोजगारक मौका नहीं बढ़ै छै। यानी जनसंख्या जिस तरह से है ना डेली बढ़ रहा है, सेकेंड है ना, कहते हैं जनसंख्या जिस तरह से सेकेंडों सेकेंड में बढ़ रहा है उस तरीका से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। यही कारण से प्रति व्यक्ति है ना संसाधन कम भ जाय छै। यानी यही कारण से प्रति व्यक्ति के संसाधन, अब मान लीजिए जेकरा घर में 5 गो बेटा है ना, ओकर पिताजी दिन के 400 रुपया कमाई छै, दिन के 400 रुपया कमाई छै, तो एकर भरण पोषण तो उकलै छै केना तो दिक्कत सिक्कत काट के। अब एहो 5 बेटा के एगो धिया पुता भ जेतै तो 5 गो धिया पुता भेलै, ऊपर से 5 के विवाह भेलै तो 5 के तो बहू एले होबे, तो ई की होलै, संख्या एकर घर के बढ़ते गेलै, लेकिन ई 400 रुपया बढ़तै तब न जाके जैसे जैसे एकर बेरोजगारी खत्म होतै। तो इहे बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ै छै है ना वैसे वैसे रोजगार नहीं बढ़ै छै, ओकर मौका जे छै उ कम होइ छै, संसाधनों कम हो जाइ छै है ना, आ बेरोजगारी बढ़ जाइ छै, जे कारण से की होइ छै बेरोजगारी बढ़ै छै। अब है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमरा सबके शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से डिग्री पर आधारित है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, समझिएगा। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ये क्या है, डिग्री पर आधारित है। इसमें जो है किसी को रोजगार कैसे है ना प्राप्त कर सकता है उसका कोई नियम नहीं बताता है कि आप कैसे कमा के खा सकते हैं, अपने परिवार को आप चला सकते हैं, ऐसा शिक्षा प्रणाली हमारे भारत का नहीं है ना। बाकी और सब देश देख लीजिए, चीन वाला को देखिए, चाइना वाला को देखिए, वहाँ छोटा छोटा बच्चा अपना रोजगार करता है ना, कुछ ना कुछ बनाता है। यहाँ का बच्चा क्या है, यहाँ का बच्चा जो है ना रील्स इंस्टाग्राम पर जो है वायरल करता है, समझे कि नहीं समझे, यहाँ का बच्चा, लेकिन रोजगार के बारे में नहीं सोच पा रहा है कि हम क्या करेंगे, समझे, रोजगार नहीं है। और बहुतों को तो शर्मों लगता है क्योंकि वैसा कराया ही नहीं जाता है, बहुतों को शर्मों लगता है ना। आ ज्यादातर शर्म लगे छे केकरा, पढ़े लिखे वाला विद्यार्थी के, एहो बात ध्यान दीजिएगा है ना। जैसे बीए पास कर लिया, उसको जो है ईंटा उठाने वाला काम दीजिए तो नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, समझे। वो या तो ऐसा ही पढ़ल रहेगा लेकिन ई काम नहीं करेगा, वो अपन डिग्री के हिसाब से काम खोजेगा, तो फिर वैसा काम मिलता नहीं है। तो यही चीज स्कूल और कॉलेज में सिखाना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए इसके लिए, लेकिन ये नहीं है। तो ये हमारा दोषपूर्ण शिक्षा है जो डिग्री पर आधारित है, कौशल पर नहीं। हमारा जो शिक्षा है कौशल पर नहीं, कुछ सिखाबै छै उधर उधर है ना करे वाला नहीं, टेक्निकल चीज चाहे कुछ भी इधर उधर का कुछ ज्ञान नहीं दै छै। कहै यही कारण अधिकांश युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर रहे छै। यानी सब युवा जो पढ़ ले छै सरकारी नौकरी पर निर्भर रहे छै। ये आपन विचार दीजिएगा, इसमें लिखिएगा। स्वरोजगार दिस ध्यान नहीं दे छै और अपने रोजगार की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो ये तो हो गया बेरोजगारी का है ना कारण हो गया। अब आगे देखिए, अब एक कृषि वाला भी कैसे है ना, कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन, हमारा जो है कृषि में भी पिछड़ापन है, इससे हो बेरोजगारी एक मुख्य कारण है। यानी कृषि क्षेत्र में है ना पिछड़ापन भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है ना। आइयो बहुत पैघ जनसंख्या खेती पर आधारित है, पैघ मतलब बहुत, आय बहुत जनसंख्या जे छै की पर आधारित है, खेती पर है ना। जबकि कृषि से आय कम होइ छै, कृषि से आमदनी जे छै कम होइ छै, जे पर्याप्त रोजगार देबा में सक्षम नहीं छै। कृषि जे छै पर्याप्त रोजगार देबा में सक्षम नहीं छै, कुशल व्यवस्था नहीं छै कृषि में, यंत्र वंत्र के गांव के लोग बहुत कम यूज करे छै। तो वही बात, लेकिन अधिकांश युवा जे छै, अधिकांश लोग है ना किस पर आधारित है, तो खेती पर है ना, कृषि पर, लेकिन इधर से आमदनी कम है। ये मुख्य कारण एहो है एगो बेरोजगारी के। अहाँ आगे अब उपाय अहाँ की बता सके छे, बेरोजगारी कैसे खत्म होते, ओकर 2-3 गो कारण बता दियो, ठीक है। तो सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण, कृषि क्षेत्र में विकास, वही तीनों के उल्टा कर दीजिएगा, जो कारण था अब ओकरा उलट दीजिए, वही हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, बेरोजगारी दूर करवा के लेल जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जे जनसंख्या संतुलित रहत है तो रोजगार समस्या कम भ जाए छै, यानी जनसंख्या लिमिट होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि क्षेत्र में है ना विकास, खेती किसानी के है ना विकास कैला से ग्रामीण क्षेत्र में नव रोजगारक अवसर पैदा भ सकै छै। यानी है ना कृषि क्षेत्र में यदि विकास हो अच्छा से तो हम रोजगार भी दे सकते हैं अच्छा से, ठीक है, यही बात। अब अगला समझिए, एक और है शिक्षा प्रणाली में सुधार, हम उसी को उल्टा कर दिए थे है ना। ये सब उपाय है जिससे बेरोजगारी कम होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार है ना, कई
है ना व्यावसायिक आ कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देवा के चाहिए। यानी है ना बच्चा को कौशल सिखाना चाहिए, कुछ टैलेंट अलग तरह के उसको देना चाहिए जिससे वो अपना आजीविका चला सके, अर्थव्यवस्था उसका सही हो सके, है ना, जिससे वो शुरू से ही अपना है ना कुछ इधर उधर करके जो है ना कौशल जो है अलग कौशल उसको देना चाहिए, जो बेरोजगार है ना मतलब रोजगार पर आधारित हो वैसा कुछ कौशल जिससे वो कमा के अच्छा से खा सके पढ़ भी सके, ऐसा कुछ चाहिए। जाही से लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहे के चाहिए, अपन रोजगार भी ओकरा शुरू करे के चाहिए, केवल सरकारी नौकरी पर, है ना। तो ये तो हो गया उपाय। अब एकर निष्कर्ष अहाँ सब लिख देबै। निष्कर्ष में जे अहाँ अंतिम में जे कहे चाहे छे मूल बात बेरोजगारी के बारे में मूल बात जे कहबै यहाँ उ अंतिम में अहाँ सब लिख दियौ ना, बस हो गेलै। तो निष्कर्ष हम है ना लिखब कि बेरोजगारीक समस्या तखनी दूर भ सकै छै, यानी बेरोजगारी के समस्या तभी दूर हो सकता है ना जखन शिक्षा के व्यवहारिक बनावक रोजगार से जोड़ल जाए। यानी बेरोजगारी की समस्या तभी समाप्त हो सकता है जब हम शिक्षा को है ना व्यवहारिक रोजगार से जोड़ देंगे, यानी व्यवहार में आने वाला जितना भी रोजगार है उससे जोड़ देंगे तो हमारा बेरोजगारी कुछ हद तक तो जरूर कम होगा। क्या लोकनी के है ना स्वरोजगार मतलब अपन काम या व्यवसाय शुरू करवा के लिए प्रेरित करवा के चाहिए। गांव घर में देखते हैं ना बाबा दादा सब होते हैं, दादाजी कहते हैं अरे ए फलाना के बेटा इधर आ, अरे तू आजकल दिखाई नहीं दै छी रे, की करे छै तू रे। तो कहते बाबा अभी हम एलियो हन बाहर से, एलियो हन कमा के, कितने कमेली रे, कमेलियो हन 15-20 हजार तो पठा दिलियो, महीने महीने 10-10 हजार मम्मी के पठवे रही है ना, लेकिन ओकरा शिक्षा नहीं मिला, केवल वो कमा रहा है। लेकिन हमारा जो है ना शिक्षा प्रणाली है कैसा होना चाहिए, वो रोजगार से जुड़ा होना चाहिए, उसको शिक्षित भी करना है और उसको रोजगार भी आना है। ऐसा कुछ उपाय बताएगा लास्ट में, ठीक है। आगे जहाँ हर घर में छोट उद्योग शुरू हो चाहिए, यानी घरे घरे छोटा कोई उद्योग लघु उद्योग होना चाहिए जिससे उसका घर परिवार अच्छा से रोजी रोटी उसका चल सके, ठीक है। ये आप लास्ट में बताइए। तब बेरोजगारी के काफी हद तक है ना कम कल जा सकै छै। तो ये बात अहाँ सब समझ गेलिए होबे, निष्कर्ष देख लियो, हम लिख दिलिए। तो ऐसा ही अहाँ सब बाकी कोई भी विषय अतै है ना कोई भी विषय अतै तो अहाँ सब लिखबै। कुछ संभावित जे अहाँ के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकै छै, मैथिली व्याकरण में जे अहाँ सबके पूछ सकै छै ओकरा बारे में कुछ संभावित हम अहाँ सबके बता दै छी, लेकिन ओकर आंसर अहाँ सबके हम नोट्स में दे देब, तो वहाँ से अहाँ सब प्रैक्टिस अपना जारी रखबै। बाकी ई वीडियो के 1 से 2 बार अहाँ सब देख लेबै आ परीक्षा में जाए से पहले 1-2 दिन पहले 1-2 बार चला के अपना है ना 2K के स्पीड है ना मतलब दुगुना स्पीड में अहाँ सब जो है देख लेबै, तो अहाँ सबके ई पूरा अच्छा से फिर से याद आ जतै कैसे लिखे के छै कैसे नहीं लिखे के छै, तो आसानी से अहाँ सब लिख सकै छै 10th वाला विद्यार्थी सब भी और 12th वाला विद्यार्थी सब भी, है ना। तो कुछ संभावित छै जे अहाँ के हम बतबै छी, है ना। संभावित निबंध 2026 में अहाँ सबके पूछल जाइत सकै छै, हमर ई अनुमान छै, है ना, समझलिए। चलिए तो अहाँ सबके हम बताबै छी, ध्यान देबै। चलिए सबसे पहले हम अहाँ सबके संभावित में लिखली हन बाढ़ के ऊपर। अहाँ सब अभी घर पर प्रैक्टिस कर सकै छी, अहाँ सबके पास क्वेश्चन बैंक होत तो बाढ़ वाला निकालबै, ओकरा बारे में प्रैक्टिस अहाँ सब कर सकै छी। बाकी हम अहाँ के नोट्स देव तो उमे ई बात लिखल रहत, तो अहाँ सब निश्चिंत रहू, एकर लिए कोई दिक्कत अहाँ सबके नहीं होत, है ना। मोबाइल क्रांति ये दूसर नंबर भेल, सह शिक्षा ये तेसर भेल, है ना। ओकर बाद महात्मा गांधी यहाँ के चौथा भेल, है ना। समाचार पत्र है ना, ये प्रथम पाली के विद्यार्थी जी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इसका ये मतलब निकाल लीजिएगा आप लोग कि सेकेंड सीटिंग में जिसका जिसका पेपर है वो इसको नहीं देखना। हम ये बताए हैं कि प्रथम पाली में ये 5 टॉपिक जो है यहाँ सबके आवे के संभावना बेसी है, तो हम ये बतेली हन। हाँ अब सेकेंड सीटिंग वाला भी, तो अब ये नहीं कि सेकेंड सीटिंग वाला पर ध्यान नहीं देवे, सेकेंड सीटिंग वाला के भी क्योंकि इधर उधर भ सकै छै, तो अहाँ सब दोनों सीटिंग वाला अच्छा से इ पर प्रैक्टिस अपना कर लेब, है ना। आगे अब पुस्तकालय है ना, 6ठा नंबर पर हम पुस्तकालय ले ली हन। ओकर बाद अहाँ के जे है स्त्री शिक्षा, ओकर बाद वसंत ऋतु है ना, ओकर बाद दुर्गा पूजा, ओकर बाद अहाँ के प्रिय कवि के भेल। तो ई सब 5 जो विषय छै यहाँ पर, ई सब जे छै सेकेंड सीटिंग के लिए हमर ई माने के छै कि सेकेंड सीटिंग में से को है ना 1-2 तो आ सकै छै, है ना। तो ई नहीं कि आप फर्स्ट सीटिंग वाला एकरा नहीं देखबै, देखे के पूरा पड़त अहाँ के, है ना। चलिए
अब आगे ई 5 गो एक्स्ट्रा छै, ई भी बहुत जरूरी छै, इम्पोर्टेंट छै, तो ई पाँचों को भी अहाँ सब अच्छा से ध्यान से प्रैक्टिस कर लेबै। होली भ गेल अहाँ के, है ना, विज्ञान चमत्कार भ गेल, दीपावली भ गेल, कृषि समस्या भ गेल, है ना, राष्ट्रवाद भ गेल। तो ई 15 टॉपिक हम अहाँ सबके देली हन, इस पर अहाँ सब भरपूर प्रैक्टिस क के एग्जाम में जेबै तो अहाँ सबसे नहीं छूटत, ई भरोसा रखियो, है ना। तो अब आगे इसके बाद अहाँ सब जे है ना प्रैक्टिस करियो। बाकी हम अहाँ के जब हम नोट्स देव एक आध दिन में हम अहाँ के दे देव, नोट्स में ई सब अहाँ के लिखल मिल जात। बाकी अहाँ सब क्वेश्चन बैंक से जहाँ से भी हो इकर ऊपर ई विषय जितना भी है सब पर अहाँ सब अपना प्रैक्टिस करियो। तो हम उम्मीद करै छी कि अहाँ सबके क्लास बहुत नीक लागल होत। तो अहाँ सब कमेंट बॉक्स में, है ना, लिखियो कि आई के क्लास अहाँ सबके केहन लागल, कमेंट बॉक्स में लिखबो करियो। आ क्लास के अहाँ सब शेयर कर दियो, क्लास के की करियो अहाँ सब क्लास के शेयर कर दियो, क्लास के की करियो अहाँ सब क्लास के शेयर करियो आ क्लास के लाइक कर दियो। अहाँ सब जितना ज़्यादा शेयर कर देबै तितना जल्दी जे है हम अहाँ के बता दै छी संक्षेपण पर भी, है ना, अहाँ सबका वीडियो, अहाँ सबका रिकॉर्डेड वीडियो अहाँ सबके भेट जात। तो एकरा विषय में आगे बताएब हम अहाँ के कि संक्षेपण 8 अंक के कैसे करे के छै, है ना। ओकर बाद जे छै, है ना, ओकर बाद जे छै, है ना, ओकर बाद हम अहाँ सबके बताबै छी एक और चीज छै पत्र लेखन, है ना, पत्र लेखन या आवेदन, है ना, आवेदन लेखन, है ना, आवेदन पत्र, ये 7 अंक के होइ छै। एकरो विषय में हम अहाँ सबके आगे बता देम, ठीक है। तो अहाँ सब जे छियै क्लास के शेयर कर देबै। बाकी एग्जाम में जाए से पहले 1-2 बार अहाँ सब देख लेबै, ठीक है। तब मिलै छी हम अहाँ सबसे अगला क्लास में। तो अहाँ सब अपना ध्यान रखबै, ठीक है। चलिए बाय।